2 अप्रैल 2022 श्रीलंकन गवर्नमेंट 36 आवर्स का कर्फ्यू डिक्लेयर कर देती है, जिसकी वजह से लोगों का आक्रोश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। We want accountability. It's not just resignation for their actions. बहुत ही बड़ी प्रोटेस्ट पूरे श्रीलंका में चल ही रही थी, लेकिन इसके बाद क्राउड को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। श्रीलंका गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। श्रीलंका की आर्मी को बाइक्स पर आना पड़ता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि श्रीलंका में डेली 8 घंटों का पावर कट हो रहा है। हॉस्पिटल्स में सर्जरीज रोक दी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज को आदेश दे दिया गया है कि एसी ऑन मत कीजिए। गैस सिलेंडर 1400 श्रीलंकन रुपीज से 2700 श्रीलंकन रुपीज हो चुका है। इस वजह से लोग लकड़ी जलाकर खाना बना रहे हैं। पेट्रोल की कीमत 137 से 254 पर लीटर श्रीलंकन रुपीज हो चुकी है। 40,000 टन फ्यूल जो श्रीलंका ने मंगवाया था वो पोर्ट पर 4 दिन तक पड़ा रहा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था पेमेंट करने के लिए। इस वजह से बसेस की संख्या भी कम कर दी गई। और दूसरी तरफ लंका प्राइवेट बस ओनर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने ओपनली ये कह दिया है कि पेट्रोल नहीं मिला तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इन लंबी लंबी लाइनों को देखकर और सड़कों पर सो रहे लोगों को देखकर ये बात स्पष्ट है कि श्रीलंका का इकोनॉमिक कोलैप्स अपने पीक पर पहुंच चुका है। इन एक्सट्रीम हालातों से 2 करोड़ 20 लाख की जनसंख्या वाला हमारा पड़ोसी देश गुजर रहा है, और यही स्थिति आज वर्ल्ड के 40 कंट्रीज में बन रही है। लेकिन ये अचानक हो क्या रहा है, और क्या भविष्य में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है? और कैसे ग्लोबल एलीट्स पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या कैपिटलिज्म का सिस्टम ही फ्लॉड है, या इसको फ्लॉड साबित करने की कोशिश की जा रही है ताकि द ग्रेट रीसेट लाया जा सके? या आज 2022 में आप सबका जान लेना बेहद ही जरूरी हो चुका है। (2009) 1983 से चल रही सिविल वॉर आखिर 2009 में खत्म होती है, और कैलकुलेट करके फिगर आई है कि वॉर की वजह से 200 बिलियन यूएसडी का नुकसान हुआ है श्रीलंका को। लेकिन अब एक नई शुरुआत होगी। इस मकसद से श्रीलंका आगे बढ़ता है और अलग अलग देशों से फाइनेंशियल हेल्प की उम्मीद करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, जिस वजह से जल्द ही उसका एक्सटर्नल डेट जो 2005 में 11.3 बिलियन यूएसडी था वो 2010 में 21.7 बिलियन डॉलर्स पहुंच जाता है। लेकिन अब बहुत बड़ा इशू सामने आ चुका है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट कह रहे हैं। व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी वो प्रोजेक्ट्स जो कभी भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं देने वाले हैं। जैसे जंगल के सेंटर में एक मल्टी बिलियन डॉलर सुपर सिटी बनाने की कोशिश, हम्बनतोता पोर्ट जिसके साथ मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वर्ल्ड का सबसे एम्प्टी एयरपोर्ट, और ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहा था। और ये सिलसिला चलता रहा और व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट होती रही, जिस चीज़ के लिए डेमोक्रेसी का मॉडल बनाया गया है। प्रेशर में आकर गवर्नमेंट रॉन्ग डिसीजंस लेती रही। 8 जनवरी 2015 श्रीलंका का न्यू प्राइम मिनिस्टर रणिल विक्रमसिंघे अपनी कुर्सी संभालते हैं, और जैसे डेमोक्रेसी में हमेशा होता है वो जनता से बहुत बड़े बड़े वादे करके जीतते हैं, और अब उन वादों को पूरा करने का समय आता है। उनका नारा है 60 मंथ्स में नया देश बनाना और 100 दिनों में गुड गवर्नेंस लाना। 100 मंथ्स न्यू कंट्री, ये नारा बहुत फेमस हो जाता है, और इसके चलते श्रीलंका उधार लेना शुरू कर देती है अलग अलग देशों से, और जिस कारण श्रीलंका का 2015 में एक्सटर्नल डेट 43.9 बिलियन डॉलर पहुंच जाता है। अप्रैल 2016 श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट इतना पहुंच जाता है कि वो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी की स्थिति पर पहुंच चुका था। तब आईएमएफ को 1.2 बिलियन डॉलर का बेल आउट लोन श्रीलंका को देना पड़ता है। उसके कुछ ही महीने बाद श्रीलंका वर्ल्ड बैंक से 100 मिलियन डॉलर का लोन लेता है, और साथ ही जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से 100 मिलियन डॉलर का और लोन ले लेता है। 2016 के 4th क्वार्टर तक श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट 64.9 बिलियन डॉलर पहुंच जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए श्रीलंका टैक्स कट कर देता है और डेफिसिट फाइनेंसिंग करने लगता है ताकि मनी सप्लाई बढ़ाई जा सके।
आज अप्रैल 2022। एक्सपर्ट्स का कहना है कि श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट $79.6 बिलियन रफली 6 लाख करोड़ हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में श्रीलंका का 95% रेवेन्यू लोन का इंटरेस्ट पे करने में ही खत्म हो गया था और श्रीलंका ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पर, एनर्जी के और फूड ग्रेन्स के इंपोर्ट्स के लिए। – 2017 श्रीलंका ने 2007 से 2014 तक चाइना से 5 बार उधारी ली थी अपना हम्बनतोता पोर्ट बनाने के लिए, टोटल $1.2 बिलियन की, लेकिन उस पोर्ट से कमाई ना के बराबर आ रही थी, जिस कारण से 2017 में श्रीलंका को उस पोर्ट को चाइना को 99 ईयर की लीज पर देना पड़ गया। ये बहुत ही शॉकिंग डिसीजन था और बहुत ही बड़ा सेटबैक था श्रीलंका के फ्यूचर के लिए। ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई थी कि कैसे चाइना ने अपने डेट ट्रैप में फंसाया श्रीलंका को। और दिसंबर 2021 को श्रीलंका की स्थिति ये हो चुकी थी कि वो अनाउंस करता है कि वो ईरान का $251 मिलियन का ऑयल डेट उतारने के लिए हर महीने $5 मिलियन की टी देगा। बार्टर सिस्टम पर उतरना पड़ गया श्रीलंका को। यहाँ से श्रीलंका के डाउनफॉल का एक बहुत ही बड़ा रीज़न सामने आया, चाइना के लोन अग्रीमेंट्स। दरअसल चाइना बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए 10 से 15 साल के लिए बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन देता है, 4% से 6%। दूसरी तरफ बाकी लेंडर्स जैसे वर्ल्ड बैंक 28 से 30 साल के लिए लोन देते हैं 1% से 2% इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन ऑब्वियसली श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी तो जल्दी से कोई लोन नहीं दे रहा था। लेकिन दूसरी तरफ चाइना करीब $1.2 बिलियन का लोन श्रीलंका को दे देता है। दूसरी चीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए श्रीलंका ने एक्सट्रीम टैक्स कट्स किए और साथ ही बहुत बड़े स्तर पर डेफिसिट फाइनेंसिंग की, यानी नए नोट छापे, जिससे रेवेन्यू बहुत घट गया और श्रीलंकन रुपये की वैल्यू भी बहुत घट गई। 2021 में $1 में 199 श्रीलंकन रुपये थे और 7 अप्रैल 2022 में 310। तीसरी चीज़, श्रीलंका की कमाई बहुत हेविली डिपेंड करती है टूरिज्म पर और लॉकडाउन की वजह से पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश तो करी ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा झटका लगा था श्रीलंका को। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से श्रीलंका का टूरिज्म रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा गिर गया, $5.6 बिलियन 2018 से $1.076 बिलियन 2020 में। और लॉकडाउन के दौरान श्रीलंका एशिया में हाईएस्ट इन्फ्लेशन से गुजर रहा था। सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि इस तालाबंदी से देश भी बर्बादी की तरफ बढ़े हैं। और इसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर फाइनल नेल इन द कॉफिन का काम किया। रशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर है श्रीलंका की चाय का और इस वॉर से श्रीलंका का टी एक्सपोर्ट बहुत घट गया और रशिया और यूक्रेन से बहुत ज़्यादा टूरिज्म श्रीलंका आता है, उस पर भी बहुत नुकसान हुआ। और आप इस शॉकिंग लाइन सुनिए, श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व इस अप्रैल 2022 में $1.93 बिलियन हो चुका है और उनको 2022 के एंड तक $8.93 बिलियन डेट पेमेंट्स देनी है, जो कि असंभव है। चाइना लोन देकर श्रीलंका को फंसा चुका है, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। इनफैक्ट सिमिलर स्थिति आज पाकिस्तान की हो रखी है। चाइना के एग्जिम बैंक ने पाकिस्तान को $11.5 बिलियन का लोन दिया हुआ है 1.6% इंटरेस्ट रेट पर और इसके अलावा $15.6 बिलियन का लोन कंट्रोवर्शियल सीपेक कॉरिडोर के लिए दिया हुआ है 5 से 6% इंटरेस्ट रेट पर, जो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और मज़े की बात कि प्रोजेक्ट डेवलप भी चाइनीज़ कंपनीज ही करती है, तो प्रॉफिट भी वापस चाइना पर ही आना है। एग्जैक्ट सेम टेक्निक जो ब्लैक पनीर टीका के साथ करता है, सेम मेथड। और कुछ ही समय की बात है, जो हम्बनतोता पोर्ट के साथ हुआ वही पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का भविष्य है, ऐसा सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। यानी पाकिस्तान को ये पोर्ट चाइना को दे देना पड़ सकता है क्योंकि वहाँ से ना के बराबर की कमाई है और एक्सट्रीम इन्वेस्टमेंट्स हो रखी है। क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ वाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट्स। पिछले 18 साल में चाइना ने ग्रांट्स या लोन के रूप में 165 कंट्रीज को 13,427 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए $843 बिलियन दिए हुए हैं। और इसके अलावा कहा जाता है कि चाइना ने $385 के लोन एग्रीमेंट्स छुपा रखे हैं। चाइना की एवरेज एनुअल लेंडिंग $85 बिलियन है, जबकि यूएसए की $40 बिलियन को भी नहीं छुपाती है। यानी चाइना यूएसए के मुकाबले डबल अमाउंट लोन में दे रहा है। चाइना का स्पेशल फोकस होता है पुअर और लो इनकम कंट्रीज को लोन देना, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस कर रही होती है।
40 कंट्रीज जैसे कि लाओस, जाम्बिया, किर्गिस्तान, इनका चाइनीज डेट इनकी जीडीपी का 20% है। तो जो आज श्रीलंका के साथ हुआ वो बहुत ही जल्द इन कंट्रीज के साथ हो सकता है। चाइना का लोन मॉडल आप बहुत ही सिंपल से समझिए। सबसे पहले वीक कंट्री को स्पॉट करो, उनको कमर्शियल रेट पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन ऑफर करो और वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइनीज़ कंपनीज को दे दो। कोलैटरल कैश किसी ऑफशोर कंट्री के बैंक में रखो जिसको चाइना कंट्रोल करती है, और अगर देश इंटरेस्ट या डेट नहीं लौटा पाता तो चाइना उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लीज में ले लेता है। श्रीलंका का एक्सटर्नल डेट 6 लाख करोड़ रुपीस है, लेकिन इंडिया ज़्यादा पीछे नहीं है। अकेली तमिलनाडु का डेट 6.6 लाख करोड़ रुपीस है, महाराष्ट्र का 6.8 लाख करोड़ रुपीस है, वेस्ट बंगाल का 5.62 लाख करोड़, राजस्थान का 4.7 लाख करोड़, पंजाब का 3 लाख करोड़ रुपीस। लेकिन ये जो डेट है ये स्टेट्स का सेंटर पर है, लेकिन डेट तो डेट है, और डेट चुकाया जाता है या तो टैक्सेशन बढ़ाकर या फिर नए नोट छापकर। तो भविष्य की पीढ़ी को ज़्यादा टैक्स देना ही पड़ेगा अगर उधारी ख़त्म करनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में श्रीलंका का डेट टू जीडीपी 119% था और इंडिया का 87.2%। लेकिन ये कंपैरिजन ठीक नहीं है। इंडिया बहुत ही विशाल देश है, तो वो ये डेट हैंडल कर सकता है। इनफैक्ट जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो 250%, वो अलग ही लेवल है। लेकिन अब आप पूरा गेम समझो। वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब का धंधा ही चलता है इंटरेस्ट पर। जितना ज़्यादा देश डेट में फंसेगा वो लोग उतने अमीर होंगे। इस वजह से जब जब वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश करेगी तो इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मौका मिलता है उधार देने का देशों को। फिर चाहे वो किसी बीमारी से क्रैश करे, जिसके चलते 18 महीने में वर्ल्ड बैंक ने गरीब देशों को $20 बिलियन का लोन दिया है, या फिर वॉर से क्रैश करे। आपको क्या लगता है, ये शेयर होल्डर कैपिटलिज्म का इशू है जिसमें अधिकतर देश उधार में एक ना एक दिन फंसेंगे ही, या फिर सिर्फ श्रीलंका ही जिम्मेदार है इस स्थिति का? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।